हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशन के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, 5 पीढ़ियाँ हमने कंप्यूटर की पढ़ी थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम है हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, मतलब इंटरनल डायग्राम कैसा है उसका और वो कैसे काम करता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट। जो हमारा कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम, हमारा पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा 3 यूनिट से मिलके बना हुआ है। 3 इकाई हैं इसके अंदर। सबसे पहली हमारी सिस्टम यूनिट, दूसरी है हमारी इनपुट यूनिट और तीसरी है हमारी आउटपुट यूनिट। सबसे पहले आप डायग्राम को देखो, उसके बाद इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप ये देखो, जो हमारा जो कंप्यूटर है इसका जो ब्लॉक डायग्राम दिखा रखा है आपको। ठीक है, इसके ब्लॉक डायग्राम में ये पूरे कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें सबसे पहले है हमारी इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट, उसके बाद जो है हमारा ये जो मेन है हमारी, ये सीपीयू है हमारा। ये क्या है हमारा मेन। आपने पढ़ा होगा ना, मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन के टाइम पे पढ़ाया था कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट है ना। तो वही है, यहाँ पे हमारी इनपुट है, यहाँ पे जो काम है वो प्रोसेसिंग का काम होता है और ये कौन करता है, हमारा सीपीयू करता है। और नेक्स्ट है हमारा आउटपुट यूनिट। ठीक, लेकिन इसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसके बारे में देखो। सबसे पहले हमारा इनपुट यूनिट आ गया। ब्लॉक डायग्राम में सीपीयू है, उसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। और उससे नेक्स्ट है हमारा आउटपुट यूनिट। ठीक है, प्रोसेसिंग का काम हमारा सीपीयू करता है, लेकिन सीपीयू में भी हमारे पास 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी, एएलयू, सीयू और मेन मेमोरी। और यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टोरेज यूनिट है। ये हमारे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। इसको डायग्राम को एक बार अच्छे से देखो, उसके बाद हम इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला हमारा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है, हमारे जो कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होगा ना वो हमारा सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट के अंदर ही हमारा सीपीयू होता है। सिस्टम यूनिट में सीपीयू के साथ साथ में और भी बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे सर्किट लगे हुए होते हैं। मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का, जो मेन जो सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड जो होता है वो भी सिस्टम यूनिट के अंदर ही होता है। ठीक है ना। तो कंप्यूटर का मेनली जो सर्किट है, जो सारी चीज़ें जो कनेक्टेड हैं वो हमारी सिस्टम यूनिट से ही है। समझ गए। तो सिस्टम यूनिट हमारा क्या है, मेन जो यूनिट जो है वो हमारी सिस्टम यूनिट है। इसी के अंदर हमारा सीपीयू भी है, इसी के अंदर हमारा और भी बहुत सारे डिवाइसेस और सर्किट्स जुड़े हुए हैं, और इसी में इसी सर्किट के थ्रू ही हमारा मदरबोर्ड भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार कंप्यूटर का ज़्यादातर जो सर्किट है वो हमारा सिस्टम यूनिट के अंदर ही होता है। समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट आप समझ ही रहे होगे कि भाई कंप्यूटर को हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो हम किसके थ्रू करेंगे, इनपुट यूनिट के थ्रू। कंप्यूटर सिस्टम में डाटा तथा प्रोग्राम की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली डिवाइसेस जो होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, अगर हमें डाटा एंट्री करनी है, डाटा को भेजना है कंप्यूटर तक, हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी है तो हम इनपुट यूनिट का यूज़ करेंगे। इनपुट यूनिट में हमारे क्या क्या आ सकते हैं, नॉर्मल जो इनपुट यूनिट है आपको सिंपल सबको पता है, कीबोर्ड और माउस तो हर किसी को पता ही है ना। और आप सब तो शायद फैमिलियर हैं ही, कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, ये सारे के सारे हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक, तो ये सारे मिलके हमारा एक इनपुट यूनिट बना रहे हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होंगे, सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद हमें क्या मिल गया, आउटपुट। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन से होंगे, मॉनिटर, प्रिंटर, ये हमारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसी यूनिट जो जितना भी जो रिजल्ट आया है और उसको ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, क्योंकि कंप्यूटर तो आपको पता है बाइनरी लैंग्वेज को, बाइनरी भाषा को समझता है, 0 और 1 वाली भाषा जो डिजिटल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में आपने पढ़ा था। तो कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 लैंग्वेज को ही समझेगा, लेकिन हम तो उसको नहीं समझ पाते ना। तो जो भी हमने इनपुट दिया था उसका प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने की जो यूनिट है या डिस्प्ले करने का जो काम है हमारा, वो आउटपुट यूनिट का होता है। समझ गए। अब जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, ये चीज़ तो आपको पता लग गई है। लेकिन यहाँ पे देखो कई 2-3 चीज़ें और लिखी हुई हैं यहाँ पे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी, ये चीज़ें और लिखी हुई हैं। ये क्या है,
सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, इनके बारे में अब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो सीपीयू के अंदर हमारा एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीपीयू क्या है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में उसको बोल देते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई, या फिर इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी लिख सकते हो आप हिंदी में, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल देते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का दिमाग होता है। जैसे हमारे अंदर ब्रेन है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी दिमाग होता है। ये क्या करता है? जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी निर्देश हमने दिए हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए किसका यूज़ होता है? हमारा सीपीयू का। अभी हमने देखा जो हमारा सीपीयू जो था, हमने उसको 3 भागों में बांटा था, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और स्टोरेज यूनिट, ठीक है ना। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट कंट्रोल यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंट्रोल करती है बाकी जितने भी कंप्यूटर्स में जितने भी काम होता है उस सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? हमारा कंट्रोल यूनिट का ही है। तो सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट है उसका बहुत मेन रोल होता है। जैसे नाम से ही पता चलता है, कंप्यूटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, या कंप्यूटर पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट या जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब पे पूरा कंट्रोल किसका है? हमारा कंट्रोल यूनिट का होता है। तो कंट्रोल यूनिट के कुछ काम हैं हमारे। सबसे पहले जितनी भी इंटरनल वर्किंग है उन सबको कौन देखता है, सबको कौन हैंडल करता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके बाद जितनी भी आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस हैं उन सब में जितनी भी वर्किंग है उस सबको भी कंट्रोल कौन करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है? मेमोरी से प्रोग्राम को पढ़ा, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया और फिर एएलयू व मेमोरी में जो भी काम होना है उस सब को निर्देश दे दिया। मतलब क्या है? मान लिया हमने कोई काम दिया है, कंट्रोल यूनिट क्या करती है? मेमोरी में कोई प्रोग्राम है उसको पहले पढ़ेगी, कंट्रोल यूनिट उसको रीड आउट करके उसको एक्सप्लेन करेगी कि एएलयू को और मेमोरी को क्या काम करना है। उसके अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्शंस देती है, कंट्रोल करती है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल कंट्रोल करता है पूरे स्कूल को ओवरऑल, वैसे ही कंट्रोल यूनिट का काम है, ठीक है। इसका काम एक तरह से कंट्रोल करने का है, सारी चीज़ों को देखना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है ना। अब डाटा हमारा मेमोरी में कहाँ है ये भी ढूंढना पड़ेगा। ये भी कौन बताएगा? कंट्रोल यूनिट ही बताती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को क्या काम करना है और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है। ये सारा काम भी कौन करता है? कंट्रोल यूनिट ही करता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? जितने भी हमारे कंप्यूटर में इंटरनल वर्किंग हो रही है या जितने भी डिवाइसेस हैं वो कैसे काम करेंगे, उन सब का कंट्रोल हमारा कंट्रोल यूनिट के पास होता है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का अगर हिंदी में बोला जाए तो अंक गणितीय तार्किक इकाई। इसका नाम क्या है? अंक गणितीय तार्किक इकाई। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है जितना भी हमारा मैथ से रिलेटेड, जितना भी अंक गणितीय क्रिया है, मतलब जितना भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जितना भी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो काम है, या फिर जो सोचने वाला, जो लॉजिकल रीजनिंग जो लगाने, लॉजिकल जो ऑपरेशन करने हैं, वो सारा काम हमारा कौन करेगा? एएलयू करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आप देख भी सकते हो ये यूनिट जो है वो अंक गणितीय क्रिया है तथा तार्किक क्रिया, मतलब लॉजिकल ऑपरेशन करती है। अंक गणितीय क्रिया जैसे कि जोड़, भाग, गुणा, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती है इसके अंदर। तो एएलयू एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अंक गणितीय गणनाएं करने में सक्षम होता है। मतलब कैलकुलेशन वर्क जितना भी है वो सारा काम कौन करेगा? एएलयू करेगा। साथ के साथ में तार्किक इकाई क्या है? मान लिया 2 डाटा है, उनको आपस में कंपेयर करना है, उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड करना है। और इसके अलावा जो एएलयू जो है वो काम करेगा किसकी ऑब्जर्वेशन में? जैसे हम स्कूल में हैं तो स्कूल में जो काम होता है वो प्रिंसिपल की ऑब्जर्वेशन में ही तो होता है ना, उनकी निगरानी में ही तो काम हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से एएलयू जो है वो कंट्रोल यूनिट की निगरानी में काम करता है। या मेमोरी में डाटा कहाँ से लेना है ये चीज़ भी उसको कंट्रोल यूनिट ही बताएगी। और उसके बाद कैलकुलेट करके सारा डाटा कहाँ स्टोर करना है ये भी उसको कौन बताएगा? कंट्रोल यूनिट ही बताता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को। तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट हमारा कैलकुलेशन रिलेटेड जो काम है, लॉजिकल जो काम है, वो सारा काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कौन हैंडल करता है? एएलयू। और एएलयू जो है ना बहुत स्पीड से काम करता है। लगभग हजारों लाखों गणनाएं जो होती है, हजारों लाखों कैलकुलेशंस वो विद इन सेकेंड कर देता है एएलयू, ठीक है।
तो ALU के अंदर बहुत सारे रजिस्टर और एक्यूमुलेटर भी होते हैं। मान लिया ALU से हमने काम करवा लिया, काम करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसका क्या करना है, या तो ALU उसको क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले कर देगा या फिर मेमोरी के अंदर उसको स्टोर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है था हमारा मेमोरी। अब मेमोरी से क्या है, इंसान जो है वो चीज़ों को याद रखने की क्षमता कितनी है, बहुत कम है। हम मान लिया याद रख रहे हैं, तो याद रखने की जो कैपेसिटी वो हमारी क्या है, एक तरह से मेमोरी तो है ना। तो इंसान कुछ टाइम के बाद चीज़ों को भूल जाता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो हमने डाटा स्टोर कर दिया वो हम कंप्यूटर उसको हमेशा याद रखेगा। तो इसलिए मेमोरी की नीड होती है। मेमोरी का मतलब क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर में डाटा या इंस्ट्रक्शंस, डाटा या निर्देशों को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो कंप्यूटर की मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहाँ पे डाटा है, इंफॉर्मेशन है या प्रोग्राम है, उनको स्टोर करके रखा जाता है और जब भी ज़रूरत होती है उसको बहुत जल्दी से हमें उपलब्ध भी करा देता है। ठीक है ना। तो मेमोरी एक कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हमें सेव करके रखना है और उसको बाद में हमें उसको यूज़ करना है, तो हमें उसको मेमोरी में स्टोर करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं मेमोरी के दो भाग। जो हमारी जो मेमोरी है ना कंप्यूटर की, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मेन मेमोरी, एक होता है हमारा एक्सटर्नल मेमोरी। मेन मेमोरी क्या है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोल देते हैं या फिर इंटरनल मेमोरी भी बोल देते हैं। मेन मेमोरी के तीन नाम है, प्राइमरी मेन मेमोरी बोल दो, प्राइमरी मेमोरी बोल दो, इंटरनल मेमोरी बोल दो, सारी की सारी ये क्या है, हमारी मेन मेमोरी ही है। ठीक है। जो मेन मेमोरी है, नाम से ही पता लग रहा है ये कंप्यूटर के अंदर ही है कहीं, मतलब CPU का ही एक भाग होता है ये। ठीक है ना। तो इसको मेन मेमोरी जो है, मतलब मेन कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी जो है ना वो हमारी मेन मेमोरी है। तो मुख्य मेमोरी जो होती है वो तीव्र गति वाली होती है। जो भी फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं, करंटली जो वर्किंग जो हम काम कर रहे हैं, उस डाटा को सेव करके रखती है हमारी मेन मेमोरी। समझ गए। ये क्या करती है, जितने भी चाहिए हम फाइनल आउटपुट हो या इन बिटवीन हमारा कोई रिज़ल्ट आया है, मान लिया हमें 2 + 2 4 करके उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 + 2 4 ये बिटवीन का रिज़ल्ट आया, इन बिटवीन कोई रिज़ल्ट है, तो उस 4 को भी कहीं स्टोर करके रखने का काम किसका है, मेन मेमोरी का है। फिर उस 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, तो फाइनल रिज़ल्ट हमारा आया 32, 4 × 8 = 32। ठीक है। तो जो बिटवीन बीच वाला जो रिज़ल्ट था उसको भी उसने से कहीं सेव करा है और आउटपुट जो फाइनल आया उसको भी उसने स्टोर करके रखा है। तो ये सारा काम कौन करता है, मेन मेमोरी। ड्यूरिंग वर्किंग जब हम काम कर रहे हैं उसके दौरान भी स्टोर करके रखने का काम हमारा किसका है, मेन मेमोरी का ही है। ठीक है ना। अब मेन मेमोरी जो है उसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा है हमारा रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम अस्थायी मेमोरी भी बोल देते हैं। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा यूज में होने वाली मेमोरी है। जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी ही यूज होती है। मान ले हमने कीबोर्ड से कोई इनपुट दे दिया या माउस से कोई इंस्ट्रक्शंस दे दी, कोई इनपुट कर दिया हमने, तो जो भी हमने इनपुट दिया है ना वो कुछ टाइम के लिए कहीं तो स्टोर होगा। वो स्टोर कहाँ पे होता है, हमारा रैम में ही स्टोर होता है। और जब भी CPU को उसकी ज़रूरत होगी तो वो हम रैम से ले लेते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया कि 2 + 2 = 4 करना है, तो पहले जो हमने इनपुट दिया 2, फिर हमने दूसरा इनपुट दिया 2, तो उन दो पहले वाले 2 को दूसरे वाले 2 को भी तो कहीं स्टोर किया है ना हमने, तो वो स्टोर कहाँ हुआ है, हमारा रैम में। फिर उसके बाद CPU को क्या करना है कि अब भाई कैलकुलेशन आ गई 2 + 2, तो ऐड करते टाइम 2 और 2 दोनों चीज़ों को उठा के रैम में से लेके आएगा और फिर उसके रिजल्ट को 4 को वापस रैम में स्टोर कर देगा। ठीक। अब रैम के अंदर जो डाटा स्टोर है ना उसको हम किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं या उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, मतलब उसमें लिख भी सकते हैं रैम वाली जो डिवाइस है उसके अंदर। ठीक है। तो ये हमारी एक रैम दिखा रखी है, एक रैम की ये चिप है, ये मेमोरी है हमारी रैम वाली, इसमें हमने डाटा को स्टोर किया। तो रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें हम डाटा को जब मर्जी पढ़ सकते हैं, इसमें जब भी डाटा को हम लिख सकते हैं और जब भी हम उस डाटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं या एडिट भी कर सकते हैं। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। जैसे ही हमने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया या पावर सप्लाई बंद हुई तो रैम में जो डाटा स्टोर है वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। और अगर हमने दोबारा कंप्यूटर ऑन करके हम चाहें कि वो डाटा हमें दोबारा मिल जाए तो वो हमारा नहीं मिलेगा।
इसलिए रैम को हम अस्थायी मेमोरी भी बोलते हैं या फिर वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। तो रैम का हमने ओवरऑल क्या देखा कि रैम क्या होती है, हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी या अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें हम टेम्परेरी टाइम तक, कुछ टाइम तक अगर हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है या उसमें कुछ चेंज करना है तो हम रैम का यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो गई, बिजली कहीं चली गई या कंप्यूटर हमारा गलती से बंद हो गया, तो रैम में जो भी डाटा या जो भी काम हमने अब तक किया है वो सारा डाटा हमारा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए रैम को हम अस्थायी या फिर अस्थिर वोलेटाइल मेमोरी भी बोल देते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेमोरी है हमारी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो होती है ना, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का जस्ट अपोजिट है। रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, हमारा जो भी प्रोग्राम स्टोर है उसको हम दोबारा से उसमें से बस डाटा को हम पढ़ सकते हैं, ना तो उसमें हम लिख सकते हैं, ना उसमें डाटा को एडिट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस मेमोरी में जो भी स्टोर है प्रोग्राम, उसको परिवर्तित या नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उनको पढ़ा जा सकता है। समझ गए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये नॉन वोलेटाइल है। वो थी वोलेटाइल की स्विच ऑफ होते ही डाटा ख़त्म, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर कंप्यूटर को बंद कर दिया या फिर बिजली अगर हमारी चली जाती है तो हमारा जो डाटा है वो ख़त्म नहीं होता है, वो डाटा हमें दोबारा से मिल जाएगा। अगर हम दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो हमारा डाटा सेफ मिलेगा हमें। ठीक है ना। तो रोम के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्योंकि जब भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है तो उसमें इंटरनल कुछ प्रोग्रामिंग ज़रूर होती है जिसको बोलते हैं बायोस। ठीक है। तो जब कंप्यूटर शुरू होगा, टर्न ऑन होता है, तो उसमें इंटरनल कई सारी प्रोसेसिंग होती है, और वो प्रोसेसिंग जितनी भी है, वो जो प्रोग्राम सारे हैं वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी मतलब रीड ओनली मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। और इसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है, ईजीली ऑन भी हो जाता है। तो रोम का उपयोग कहाँ किया जाता है, स्वचालित मशीनें जो अपने आप से चल जाती हैं, या फिर जो खिलौने, ऐसी चीज़ों पे, ऐसी जगह पे किसका यूज़ होगा, हमारा रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को ओनली पढ़ा जा सकता है, इसमें ना तुम लिख सकते हैं ना इसको डिलीट कर सकते हैं, इसमें जो डाटा है। तो ये डायग्राम किसका है, हमारा रोम का। इससे पहले आपने रोम चिप, रैम वाली चिप देखी थी, अब ये रोम वाली चिप हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐसी दिखती है ये हमारी। अब रोम भी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है हमारा प्रोम। प्रोम मतलब PROM, अगर इसका पूरा नाम पढ़ा जाए तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में हम केवल एक ही बार लिख सकते हैं और पढ़ बार बार सकते हैं। लिखा एक ही बार जाएगा, लेकिन रीड कर सकते हैं कितनी भी बार। ठीक, ये होती है हमारी कौन सी। अब नेक्स्ट बताया मैंने EPROM, EPROM बोल दो या EPROM बोल दो। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहली जो मेमोरी थी वो प्रोम थी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये इरेजेबल है। इरेजेबल मतलब इसको मिटाया जा सके, मतलब कि इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इस मेमोरी को मिटाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक, तो इससे प्रोम जो पढ़ा था हमने सबसे पहला, उसमें हम एक ही बार लिख पाएंगे और बार बार रीड कर सकते हैं, दोबारा नहीं लिख सकते। लेकिन इसमें हम एक बार लिखे हुए डाटा को मिटा के दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन मिटाया किससे जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों की हेल्प से। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM। एक और ई ऐड हो गया है हमारा, EEPROM। EEPROM का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्रामों को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जाता है और नया प्रोग्राम डाला जाता है। EPROM में तो अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा मिटाया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, विद्युत रेज, इलेक्ट्रिक रेज की हेल्प से डाटा को इरेज करके और नया डाटा हम जब मर्जी चाहे इसके अंदर ऐड कर सकते थे। ठीक, तो ब्लॉक डायग्राम में हमने पढ़ा था सबसे पहले इनपुट यूनिट, बीच में था हमारा सिस्टम यूनिट जिसमें हमारा CPU वगैरह था, उसके बाद था हमारा आउटपुट यूनिट, और लेकिन नीचे साइड में हमने देखा था एक क्या देखा था हमने, एक्सटर्नल मेमोरी। अब ये एक्सटर्नल मेमोरी क्या है, इसको रीड कर लेते हैं। अब देखो, जो एक्सटर्नल मेमोरी है ना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हमें डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखना है, सुरक्षित रखना है, तो हम उसको क्या करते हैं, किसी ऐसे डिवाइस में स्टोर करके रख लेते हैं जो हम जब मर्जी चाहें उसका यूज कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें जो डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है और कंप्यूटर को बंद होने के बाद भी ये नष्ट नहीं होता है। जैसे कि हार्ड डिस्क, हमारे कंप्यूटर में भी हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप,
ये ऐसे सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। आपने पेन ड्राइव वगैरह भी देखा होगा, या फिर सीडी देखी है, डीवीडी देखी है, ये सारे हमारे क्या हैं, एक्सटर्नल मेमोरी के ही रूप हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरी हमारी किस लिए यूज की जाती है? डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखने के लिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम और उसकी वर्किंग, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा है। आप इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर जो है उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे हमें बनाना है। अगर क्वेश्चन अगर हमारा 6 या 10 मार्क्स में आए तो इसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, ये डायग्राम ज़रूर बना देना लेकिन। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।